पहली बार में किसी को समझ नहीं आती, मुझे भी समझ नहीं आई कि हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको समझ में पहली बार में नहीं आई होगी, है ना। 2009 का साल था और मैं अहमदाबाद के अंदर पोस्टिंग था। मैं आपको छोटी सी जर्नी के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहूँगा। मैं तो बस ऐसे ही लखनऊ घूमने आया था, तो सर ने कहा कि एक दमदार टीम है ना हमारे अरविंद सर की और हमारे नवनीत सर और क्या नाम है सर का, अरविंद सर और आदित्य सर। तो मैंने कहा चलो क्यों ना मुलाकात की जाए, और कहते हैं ना कि इस इंडस्ट्री के अंदर मिलते रहना चाहिए सभी से, है ना। तो मैं आ गया और मौका मिला, तो मैं अपनी एक छोटी सी जर्नी के माध्यम से कैसे मैं इस इंडस्ट्री में आया और क्यों आया, उसके जरिए आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि ये वो पवित्र इंडस्ट्री है, ये वो दमदार प्लेटफॉर्म है, ये दमदार इंडस्ट्री है। मैं अगर एक शब्द में कहूं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इससे पवित्र और इससे दमदार इंडस्ट्री कोई नहीं। इस इंडस्ट्री ने मुझे मजबूर किया इस इंडस्ट्री में आने के लिए। दोस्तों मैं अच्छा खासा नौकरी कर रहा था और 2009 की बात है, मैं रविवार के दिन एक आउटपास लेके बाहर घूम रहा था शहर के अंदर, और एक व्यक्ति मुझे पीछे से आवाज लगाता है कि सर एक्सक्यूज मी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने कहा सर मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ। मैंने कहा करिए जी। क्या सर आप आर्मी में हो? मैंने कहा हाँ जी मैं आर्मी में हूँ। तो वो मेरे को कहने लगा कि आप फौज में रहकर पार्ट टाइम में 10 से 15 हजार रुपए कमाना चाहते हो। तो मैंने भाई कमाओ, आप में से किसी को पैसे से एलर्जी तो नहीं है? नहीं है ना, तो मुझे भी नहीं थी, है ना। मैंने उनको बड़े शौक से कहा कि बताओ जी क्या है, कैसे कमाया जा सकता है। तो नजदीकी एक रेस्टोरेंट था, वहां पर ले गए और रेस्टोरेंट के अंदर वो कागजों में गोले बनाने लगा। आप भी बनाते हो? बनाते हो ना? वो गोले बनाने लगा, गोले बनाना, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद 8, ऐसे बनाता चला गया और लास्ट में कहता है फिर आप बन जाओगे लखपति और करोड़पति। कैसा लगता है? विश्वास होता है? नहीं होता ना? मुझे भी नहीं हुआ था। उसने फर्स्ट क्लास कॉफी मंगाई। हम 2 लोग थे, मैं और मेरा एक साथी था, बिहार गया का रहने वाला, बहुत गरीब घर से था। वो भी फौज में किसी न किसी तरीके से भर्ती होके आया था और उसको पैसे का अभाव था। तो वो बड़ी ध्यान से उन गोलों को देख रहा था, सुन रहा था, है ना, समझ रहा था। और मैं किसमें मस्त था? कॉफी में मस्त था, है ना। क्योंकि पैसे का घर से कोई अभाव था नहीं और हमें ये लगता था कि ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है। मेरे भी दिमाग में यही था। तो मैं चाय में मस्त था और वो व्यक्ति जो मेरे साथ मेरा दोस्त था वो प्लान को बड़ी गहराई से अंडरस्टैंड कर रहा था। और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की, प्लान देने वाली की व्यक्ति की कोई बात उसको हिट कर गई कि उसे नेटवर्क मार्केटिंग पहली बार में ही समझ आ गई। उसने शुरू किया, करता गया। तो जब भी हमारे बगल से वो निकला करता था तो हम उसको कहते थे हाँ जी सर कब बन रहे हो करोड़पति। आपको भी चिढ़ाते होंगे लोग, मैं भी उसको चिढ़ाता था, है ना। तो वो करता गया। 6 महीने बाद उसने रिजाइन डाल दिया आर्मी से। रिजाइन डालने के बाद हमने उसको समझाया, बैठाया। मैंने कहा भाई ये काम नहीं चलते, सरकारी नौकरी मत छोड़, बड़ी मुश्किल से मिलती है और तुझे तो बहुत मुश्किल से मिली है, मत छोड़, समझ जा, मान जा। अगर तुझे करना ही है तो पार्ट टाइम में करता रहे। लेकिन हमारी मीटिंग के अंदर जो जोश होता है उसके आगे किसी की चली है आज तक? जिसके ऊपर चली वो इस इंडस्ट्री से आउट हो गया और जिसके ऊपर नहीं चली वो इस इंडस्ट्री का बादशाह बन गया। अब हमें आपको तय करना है कि चलाने या नहीं चलाने। उसके ऊपर मेरी नहीं चली और उस व्यक्ति ने रिजाइन दिया और फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को करना शुरू किया। 2009 की बात है। वो व्यक्ति मुझे उसके बाद 2013 स्टार्टिंग में मिलता है देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी के गेट पर। वो गेट से बाहर निकल रहा था और मैं कुछ कागजात लेकर आर्मी की तरफ से ड्यूटी पे वहां आया था जमा करने के लिए। तो जैसे वो गेट से निकला तो उसकी एक गाड़ी के अंदर मुझे झलक दिखी, पर मुझे गाड़ी देख के विश्वास नहीं आया कि ये वही व्यक्ति हो सकता है। तो मैंने उनको फटाफट मोबाइल निकाला, फोन लगाया, कंफर्मेशन कर लेते हैं क्या पता वही हो। मैंने फोन लगाया, मैंने कहा सर आप कहाँ हो? कहते मैं तो देहरादून हूँ। मैंने कहा देहरादून कहाँ? कहता मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के गेट से अभी निकल के गया हूँ। मैंने कहा सर मैंने आपको देखा पर मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं गेट पे खड़ा हूँ, आप वापस आ जाओ। वो वापस आया
और जब उसने मेरे सामने गाड़ी खड़ी करी और वो गाड़ी कुछ दिन के लिए तो मेरे सीने पे चली, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब जो हम समझते हैं ना अपने आप को, वो हम हैं नहीं। हम अपने आप को बहुत फन्ने कहाँ समझते हैं, मैं भी बहुत समझता था लेकिन मैं था नहीं वैसा। तो वो जब गाड़ी से उतरा और उसने जो काला चश्मा उतारा, गाड़ी में रखा, गाड़ी का डोर बंद किया और जब गले मिला, मैंने कहा ये सब इसी इंडस्ट्री से? कहता हाँ इंडस्ट्री। तो वो गाड़ी थी BMW। एक व्यक्ति जिसके घर के अंदर खाने के लिए भी आटा नहीं हुआ करता था, किसी न किसी वजह से या उसकी मेहनत से वो फौज में आया तो उसका एक खर्चा चलने लगा और वो उसको भी छोड़ के चला गया इस इंडस्ट्री की बदौलत। तो मैं चाहूंगा इस इंडस्ट्री के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैंने उसको बोला मुझे आपका आधा घंटा चाहिए सर, आप मुझे ये विश्वास दिलाओ कि ये गाड़ी आपकी है। आपको भी बोलते होंगे, हमें भी बोलते हैं ना, मुझे ये विश्वास दिलाओ कि यहाँ से लाखों रुपए आते हैं और ये गाड़ी किस तरीके से आती है, कैसे आती है। क्योंकि नौकरियों में तो लोगों के पास गाड़ियां आती नहीं है, बहुत सारे मेहनत करते हैं, IAS IPS होंगे, आपके भी लखनऊ के अंदर बहुत सारे होंगे, बट मुझे नहीं लगता कि उनके पास भी ये वाली कारें होती है। इवन क्यों तो अपनी कारें में नहीं चलाते, सरकारी कारों में घूमते हैं, है ना। तो उसने जब गया, उसने पूरी ITR दिखाई, पूरा अपना RC दिखाई, गाड़ी के पेपर्स दिखाए, है ना। उसके बाद किस्तें जो उसकी इंस्टॉलमेंट जारी थी सारी उसने दिखाई, उसने अपनी इनकम दिखाई। मैं उस टेबल पे बैठे बैठे अपने अंदर ही अंदर एक कसम खा बैठा था कि अगर जिंदगी कभी जीरो से अगर शुरू करनी पड़ी तो मैं इसी इंडस्ट्री से अपनी शुरुआत करूंगा। उसी दिन कसम खाई। घर आया, घर आने के बाद मैंने 2-3 दिन विचार किया। मैंने कहा ऐसा पॉसिबल है तो क्यों ना किया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता नौकरी के अंदर मैं जिंदगी में कभी BMW ले सकता हूं। तो मैंने फादर साहब से डिस्कस की, क्योंकि मेरे फादर साहब भी आर्मी में थे, तो मैंने उनसे डिस्कस की। उन्होंने मुझे बोलते पता क्या कहा, घर नहीं घुसने दूंगा अगर नौकरी छोड़ दी तो। फिर ये बात फैलते फैलते मेरी वाइफ के थ्रू मेरी सास के पास गई, तो मेरी सास कहती है कि अगर नौकरी छोड़ी और मेरी बेटी भूखी मरी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे फादर साहब रोज टोंट कसते थे मेरी मदर को कि देखना एक दिन ये भीख मांगेगा जो सरकारी नौकरी को छोड़ने की बातें कर रहा है। तो मैंने फादर साहब से कहा, मैंने कहा देखो आर्मी के अंदर तो पॉसिबल है नहीं जो मेरा एक साथ वाला कर गया, अगर उसने किया है तो इतना तो मैं भी दम रखता हूं कि अगर कोई व्यक्ति संसार के अंदर किसी चीज को कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आप मुझे सिर्फ इजाजत दो, हौसला दो, आप मेरे माता पिता हो, आप मुझे हौसला दो, मैं भी उस व्यक्ति की तरह अपनी जिंदगी संवारना चाहता हूं। इतना बोलने के बाद उन्होंने कहा चुप कर। मैं फिर शांत हो गया। तो फादर साहब 2-3 दिन मेरे हालात देखते रहे कि अभी इससे नौकरी होने वाली नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक शर्त के ऊपर इस इंडस्ट्री में आने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि हमारी खानदान के अंदर लगभग 50 आदमी ऐसे हैं रिश्तेदारी के अंदर जो फौज में हैं, अच्छे पढ़े लिखे सब फौज में हैं, लेकिन हमारी रिश्तेदारी में कोई आर्मी अफसर नहीं बना। अगर तुझे करनी ही है मेहनत तो ऐसा कर, तू एक कमीशन ले इंडियन आर्मी के अंदर। हमारा इंटरनली जैसे पुलिस के अंदर होता है, विभाग के अंदर होता है ना, इंटरनली कमीशन होता है अफसर बनने का। तो मैंने कहा अगर मैं कर गया, अगर नहीं हुआ तो कहता फिर तेरी जो दिल करता है तू वो करना। मुझे क्या चाहिए था, मुझे भी परमिशन ही चाहिए थी। मैंने अपना बेस्ट दिया और मैंने प्रिपरेशन शुरू करी इंडियन आर्मी ऑफिसर के लिए इंटरनली। और 11 नवंबर 2013 को कठिन परिश्रम की बदौलत इलाहाबाद 34 सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से मैंने आर्मी अफसर का कमीशन लिया 11 नवंबर 2013 को। जब मैंने कमीशन लिया और कमीशन लेने के बाद मैं छुट्टी चला गया, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत लंबी होती है आर्मी अफसर की, तो मैंने सोचा छुट्टी काट ली, साल की छुट्टी बाद में मिलेगी। मेरी ज्वाइनिंग लेटर आ गई, सब कुछ आने के बाद मैंने पूरे ड्रेसेस, आर्मी अफसर्स के स्टार्स ड्रेस, वाइट ड्रेस सारी खरीदी, लगभग 1-1.5 लाख रुपए की शॉपिंग कर डाली इस खुशी में कि अब कुछ ही दिनों में मैं क्या बनने वाला हूँ, आर्मी ऑफिसर, है ना। मैं छुट्टी चला गया। जब मैं छुट्टी जाता हूँ तो मुझे पता लगता है कि आर्मी के अंदर वैकेंसीज की शॉर्टेज हो गई है और आप बनेगी मेरिट लिस्ट। क्या बनेगी? मैंने फादर साहब को कहा, मैंने कहा मेरिट बने चाहे कुछ भी बने, मेरिट में मैं सिलेक्ट होऊंगा, क्योंकि मैं आर्मी के अंदर बास्केटबॉल
कमांड खेल चुका, हमारा आर्मी के अंदर कमांड बोला जाता है, कमांड खेल चुका तो नेशनल कहा जाता है बाहर, उसके बराबर की गेम होती है। और उसके बाद मैं फॉरेन सर्विस आर्मी के अंदर 2 साल काट चुका हूँ, तो उसके भी नंबर जुड़ते हैं जब हमारी मेरिट बनती है। तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, बट ऊपर वाले को शायद नेटवर्क मार्केटिंग मंजूर थी, है ना। और रिजल्ट निकला, आज मुझे याद है शुक्रवार का दिन था, शाम के 3:15 बजे गूगल के ऊपर आप भी सर्च मार के देख सकते हो, PCSL कोटा 2013, PCSL कोटा 2013 आज भी मेरिट लिस्ट गूगल के ऊपर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो जब मैंने उसको खोला, खोलते ही जब मुझे ऊपर देखा कि वैकेंसी 22 और सिलेक्टेड 51, मैं नंबर 1 से देखता 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 22 खत्म हो गए, पर मुझे मेरा नाम नहीं दिखा, और मेरा नाम दिखा मुझे 23वें नंबर पे। कितने नंबर पे सिलेक्ट कितने हुए? कितना बड़ा झटका लगा होगा मुझे। मतलब सिलेक्ट होने के बाद इंडियन आर्मी ने कहा कि ये सिलेक्शन रद्द है और मेरिट लिस्ट बनेगी, मींस मुंह में दिया हुआ लड्डू वापस छीन लिया। जबकि मेरे गांव में लड्डू भी बट चुके थे, फादर मदर ने सब लड्डू भी बांट दिए थे कि सिलेक्ट हो गया हमारा बेटा। तो जब मैंने देखा तो मुझे चक्कर सा आ गया, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत करी थी, रात दिन एक किया था ना। और हमारी इंडियन आर्मी में कहा जाता है कि जवान से अफसर बनना जमीन से आसमान में जंप मारने के बराबर है। हमारे खानदान में कोई आर्मी अफसर नहीं था, मैंने कमीशन ली, पर लास्ट में मेरे हाथ से वो निकल गई। तो मैं अनकॉन्शियस हो गया, मिलिट्री हॉस्पिटल था नियर बाई, वहाँ पे मेरे फादर साहब ले गए, मुझे एडमिट किया। मैं 2-3 बाद ठीक हुआ, घर आया वापस, मुझे कहते हैं फादर साहब तेरी छुट्टी खत्म हो गई है, तू जा वहाँ रिपोर्ट कर। मैंने कहा मैं एक दिन भी नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कह दिया कि तुझमें आर्मी अफसर की क्वालिटी है, और फिर वही ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि नहीं तुम्हें दोबारा जवान में नौकरी करनी पड़ेगी, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मेरे पास मेरे कमांडिंग अफसर के फोन आए, हमारे जो सीनियर जेसी होते हैं, सूबेदार मेजर होते हैं, उनके फोन आए